चलें जी स्टार्ट करें। अच्छा यार देखें बच्चों, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के 30 मिनट चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। 30 मिनट के अंदर हम इंशाल्लाह सेशन खत्म कर देंगे और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, जो कुछ भी होगा वो सारी की सारी मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। 2 से 3 चीजें बड़ी जरूरी है। मैं 5 से 7 मिनट लूंगा आपके सिर्फ और सिर्फ कोर्स के आउटलाइन को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। CFAP 6 की ओरिएंटेशन ऑलरेडी मौजूद थी पहले। 1-2 बच्चों ने एतराज किया कि भाई ये तो पिछले बैच की ओरिएंटेशन है, तो मैंने करा ये कि मैंने वापस से फिर ओरिएंटेशन रिकॉर्ड करा दी। चीज़ें दोनों में कुछ भी चेंज नहीं था, दोनों चीज़ें सेम थी। फिर उसी बच्चे ने सवाल पूछा कि सर अब दोनों में से देखूं कौन सी, पुरानी वाली देखूं या नई वाली देखूं। तो इस तरह के सवाल है ना अगले 6 महीने के अंदर बच्चों आते रहेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि यार हम थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशंस वगैरह कर लें ग्रुप पे, ठीक है। कुछ जेन्युइन क्वेरीज हो वो कर लें और इस तरह के जितने भी मसले हैं ना कि सिर्फ स्मार्ट क्लासेस देख ली है, कि फिजिकल क्लासेस देख ली है, कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है या फिर स्मार्ट क्लासेस रेलिवेंट है कि नहीं है, या फिर फिजिकल क्लासेस रेलिवेंट है, वो सारे के सारे मसले आज हम सारे रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? थोड़ा सा अगर आप रिस्पॉन्ड कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 30-35 मिनट के अंदर हम इंशाल्लाह सेशन खत्म कर देंगे, सही है। तो ये जितने भी, अच्छा तो शुरू के 20-25 मिनट मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूंगा, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत से एनालिसिस वगैरह मैंने करे हुए हैं, वो एनालिसिस आपके सामने शेयर करूंगा और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर लेंगे कि यार हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लें, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपके वापस से कोर्स की ओरिएंटेशन में। जो दोनों ओरिएंटेशन है उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने पहली ओरिएंटेशन में बोला था कि जी मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का है, दूसरी ओरिएंटेशन में मैंने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस 15.5 साल का है, सही है। सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नाम भी चेंज नहीं हुआ, कोर्स भी चेंज नहीं हुआ है। जो एग्जामिनर के कमेंट्स थे विंटर 21 के, विंटर 22 के, समर 22 के, उनमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। सिर्फ एक चेंज आया दोनों ओरिएंटेशन में कि मैंने उसमें से इतना बोल दिया कि पहले मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का था, अब 15.5 साल का हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देख लें यार, हमारा जो कोर्स है ना बच्चों वो 3 किताबों में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम कुछ ग्रुप्स वगैरह पे स्टार्ट हो गया कि जी कोड ऑफ एथिक्स से कोई सवाल ही नहीं आया, और जब कोड ऑफ एथिक्स से कोई सवाल नहीं आया तो जी पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि जी क्या कोड ऑफ एथिक्स के लेक्चर को रिमूव कर दिया जाए। आप ये गारंटी दे दें कि अगले 10 अटेम्प्ट में आईकैप कोड ऑफ एथिक्स नहीं पूछेगा, सही है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं 5 से 7 मिनट आपके लूँगा और इस 5 से 7 मिनट में मैं आपके साथ बैठ के थोड़ा सा ये एनालाइज कर लूँगा कि हमारे पास कोर्स है क्या। देखिए हमारे पास सिर्फ 3 किताबें हैं बच्चों, वॉल्यूम 1 है और मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपने अगले 6 महीने में आपने किस तरीके से लेके चलना है। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है आईकैप कोड ऑफ एथिक्स से, सही है। वॉल्यूम 1 60 से 80 नंबर है, वॉल्यूम 2 15 से 20 नंबर है। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स प्लस क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जिसमें हमारे पास ISQM1, बस आप थोड़ा जवाब दे देंगे बच्चों जल्दी हो जाएगा प्लीज, सही है। तो ISQM1 प्लस ISQM2 मिला के 10 से 15 मार्क्स होते हैं। लास्ट टाइम आईकैप ने आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स नहीं पूछा, बल्कि लास्ट टाइम आईकैप ने ISQM1 और ISQM2 से सवाल पूछ लिया 15 नंबर का, जो कि किताब से सवाल था। किताब से स्ट्रेट आपने रेफर करना था और सवाल आ गया था, ठीक है। तो बच्चों ने कहा कोड ऑफ एथिक्स नहीं, भाई कोड ऑफ एथिक्स क्यों पूछेगा जब उसने ग्रेड में कोड ऑफ एथिक्स प्लस ISQM1 प्लस ISQM2 रखा हुआ है, तो उसने वहां से सवाल पूछ लिया, ठीक है। अच्छा, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देख लें कि हमारे पास जो वॉल्यूम 1 है ना 60 से 80 मार्क्स का, वो 3 चीजों में बाइफिकेट होता है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग, ठीक है। प्लानिंग के 15 से 20 मार्क्स हैं, परफॉर्मेंस के 25 से 30 मार्क्स हैं, रिपोर्टिंग के 20 से 30 मार्क्स हैं। इनमें अगर कोई सबसे बड़ी ग्रेड है ना बच्चों, इनमें से अगर कोई सबसे बड़ी ग्रेड है तो वो ग्रेड है हमारे पास परफॉर्मेंस की, सही है। परफॉर्मेंस की ग्रेड में बेतहाशा स्टैंडर्ड्स हैं और आईकैप ने इसकी वेटेज 25 से 30 मार्क्स रखी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये कुछ स्मार्ट हैंडआउट्स है। ये हमारे पास प्यारे बच्चों ओवरऑल ग्रेड है, हमारे पास 5 ग्रेड्स हैं। अगर आप देखें प्लानिंग एंड अदर्स में, जो मैं आपसे कह रहा था परफॉर्मेंस वाली ग्रेड है, जो परफॉर्मेंस वाली ग्रेड है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बेतहाशा स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं बच्चों, सही है। इसमें कितने स्टैंडर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 स्टैंडर्ड्स आपके पास लगभग यहाँ पे मौजूद है प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इन 21 स्टैंडर्ड्स में से जो स्टैंडर्ड्स आपको बोल्ड दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं, ठीक है सर। ये बोल्ड वाले स्टैंडर्ड वो हैं जो कि आपने कैफ 8 में नहीं पढ़े। ये बोल्ड स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कि आपने मेरे प्यारे बच्चों कैफ 8 में नहीं पढ़े। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये बोल्ड वाले स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कि आपने कैफ 8 में नहीं पढ़े। और ये आइजा 510 भी, सॉरी, बोल्ड के अलावा जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपने कैफ में पढ़े हुए हैं, सही है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करना चाहें तो एंगेजमेंट लेटर पढ़ा हुआ है बच्चों। अच्छा, आइजा 230 डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हुआ है, आइजा 300 ऑडिट स्ट्रेटजी पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट लेटर पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने मुझसे क्लास नहीं हो कैफ 8 की तो हम आइजा 501 की जो लिटिगेशन क्लेम्स की टेक्निक्स पढ़ते थे। कंफर्मेशन पढ़ा हुआ है बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, सैम्पलिंग पढ़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टी पढ़ा हुआ है, सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ा हुआ है, गोइंग कंसर्न पढ़ा हुआ है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हुआ है, 610 620 पढ़ा हुआ है। क्या तक बात समझ आती है? ये जो मैंने आपको टिक लगाए बच्चों, ये लेक्चर्स कैफ 8 के हैं। मैं अभी से आपके सामने क्लियर कर दूं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आप चाहते हैं
कि जी मैं एंगेजमेंट लेटर आपको वापस से पढ़ाऊँ तो वापस से पढ़ने का कोई मसला नहीं है। अगर किसी बच्चे ने मुझसे कैफ में पढ़ा हुआ है तो वो इस चीज़ की गवाही दे सकता है कि मैं कैफ में फाइनल के लेवल का पढ़ाता हूँ, सही है। इनफैक्ट कैफ में जो मैं सवालात भी करवाता हूँ वो फाइनल के सवालात कराता हूँ। तो इनमें से तो सर क्या मतलब वो कैफ का लेक्चर है? बच्चों जो आपको पहला कॉन्सेप्ट का लेक्चर दिखेगा वो आपके पास कैफ का लेक्चर होगा जो कि फाइनल के लेवल के बराबर है। और जो उसके पास्ट पेपर्स आपको नीचे दिखेंगे, किसी ने पोर्टल देखा है बच्चों? आप में से कितने लोगों ने पोर्टल्स को देख लिया? बच्चों पोर्टल में आपको विंटर 17 से लास्ट अटेम्प्ट हमारी कौन सी थी? जून 24 से पहले वाली अटेम्प्ट कौन सी थी? विंटर 23। क्या वहां तक के आपको पास्ट पेपर्स के चैप्टर्स दिख रहे हैं? सही है। तो इसका मतलब है आई कैप के जितने भी सवाल आते हैं, चाहे अगर वो सैम्पलिंग से आया हो, चाहे वो अगर फ्रॉड से आया हो, चाहे अगर वो एंगेजमेंट लेटर से आया हो, चाहे अगर वो कंफर्मेशन से आया हो, चाहे अगर वो रिलेटेड पार्टी सब्सिक्वेंट इवेंट गोइंग कंसर्न से आया हो, तो वो सारे पास्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि कैफ में नहीं है और फाइनल में है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सबसे नीचे लिखे मैंने, सही है। सबसे नीचे क्यों लिखे वास्ते साहब? मैं उसकी भी आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? ये बात समझ आती है? अच्छा, एक और चीज, जब आप एज अ 550 रिलेटेड पार्टी या सब्सिक्वेंट इवेंट या गोइंग कंसर्न या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जब आप इनके लेक्चर्स देखेंगे तो इनके लेक्चर्स में आपको एक चीज दिखेगी मेरे प्यारे बच्चों, और वो चीज ये दिखेगी कि आपको कैफ के अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे, अच्छे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। उसको इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि जहां आपने एक टॉपिक देखा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो जो अच्छे सवाल हैं कैफ के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उसको एक बार आपने देखा 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आपकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी रिवाइव हो जाएगी ताकि आप रेडी हो जाएं। किस चीज के लिए रेडी हो जाए भाई? किस चीज के लिए रेडी हो जाए? विंटर 17 से लेके विंटर 23 तक के जो अटेम्प्ट्स हैं फाइनल के, उसके लिए आप रेडी हो जाए। क्या ये बात समझ आती है आपको? आपके पास ऑप्शनल है, आपने देखना है देखें, आपने नहीं देखना नहीं देखें, सही है। आइजा 230 डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं देखना नहीं देखें, आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर आपने नहीं देखना नहीं देखें। ये सिर्फ और सिर्फ वार्म अप क्वेश्चन है। एक लेक्चर आपने देखा, साथ के साथ उसी लेक्चर की ड्राफ्टिंग देख ली। जहां आपका पोर्टल कंप्लीट हुआ, आपके पास विंटर 17 से लेके विंटर 23 तक कितनी अटेम्प्ट बनती है प्यारे बच्चों? ये कुछ आपके पास अटेम्प्ट बन जाती है, 7 से 8 अटेम्प्ट बन जाती है। इन 8 अटेम्प्ट के अंदर 16 क्वेश्चन पेपर्स हैं। 16 क्वेश्चन पेपर्स आपका फिर एक टारगेट होगा कि मैंने 3 घंटे में क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखते रहें और फिर पास्ट पेपर्स में डायरेक्टली मूव कर जाए, मसला हो जाएगा हमारे लिए। क्या मैं 3 घंटे का पेपर मैनेज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये बात समझ आती है भाई? इसमें कोई एतराज है? एतराज है मेरा बच्चा, आप लोग ना देखें, ठीक है। मुझे ये जरूरी लगता है कि आप लोगों को ये देखना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एंगेजमेंट लेटर का स्टैंडर्ड नहीं देखना, मुझे आइजा 505 नहीं देखना, मुझे आइजा 530 नहीं देखना, आप बिल्कुल ना देखें। 2 अटेम्प्ट पहले आइजा 610 इंटरनल ऑडिट से एक सवाल आया था। 3 अटेम्प्ट पहले आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर से एक सवाल आया था। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें से वो अक्सर आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोई 4 अटेम्प्ट पहले उसने जबरदस्त सवाल पूछा था। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसमें से एक एरिया आपको दिख रहा होगा ऑडिट एविडेंस, सही है। तो ऑडिट एविडेंस जो ऑडिट एविडेंस है प्यारे बच्चों, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। तो जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने कैफ में पढ़े हैं, सेल्स के प्रोसीजर, परचेज के प्रोसीजर, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। और उसके अलावा एडिशनल जो सीफैप के लिए एरियाज होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? अगर मैं दूसरे ग्रेड देखूं प्लानिंग की, तो इसमें हमारे पास फ्रॉड है, रिस्क है, मटीरियलिटी है और रिस्पॉन्सेस है, सही है। फ्रॉड है, रिस्क है, मटीरियलिटी, रिस्पॉन्सेस है। अगर आप यहाँ पे लेक्चर्स को देखेंगे तो इन लेक्चर्स के अंदर बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और बहुत ही एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया। बहुत ही एडवांस लेवल के लेक्चर्स और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे कवर किया है बच्चों, सही है। तो यहाँ पे आपको 4 स्टैंडर्ड्स हैं और इसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है। फिर अगर हम चलें ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग, बच्चों सिर्फ और सिर्फ 6 स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास। रिपोर्ट है, कैम है, ओपिनियन है, एम्फेसिस है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। इसमें से भी ये 4 स्टैंडर्ड्स आप कैफ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। ये 2 स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कि आपके सिलेबस में सीफैप में ऐड होते हैं, ठीक है। फंसी में सारी चीजें बताऊंगा सब, जब बस मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो, मेरे सवाल के जवाब दे दो, मैं आपको सारे के सारे आपकी क्वेरीज एड्रेस करूंगा, सही है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली सेम है जो हमारे पास कैफ कहते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे और ड्राफ्टिंग में जाएंगे तो आपको एडिशनल मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। क्लियर हो गया भाई? ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है जो कि हमने कैफ में भी पढ़ा था, वही चीज हम सीफैप में भी पढ़ेंगे। की ऑडिट मैटर में कैफ में मैं सीए फाइनल के सवाल करा देता था, वो सवाल आपको यहाँ पे भी दिखेंगे और मजीद सवाल जो कि कैफ के लिए रेलिवेंट नहीं थे वो यहाँ पे ऐड होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? एम्फेसिस कब देते हैं, अदर मैटर कब देते हैं, तो ये चीजें मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं प्यारे बच्चों। अगर ये चीज चूंकि फाइनल के लेवल का पढ़ाया है तो आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है, सही है। अगर आप एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ का स्टैंडर्ड देखें और आप ये देख के कहें कि नहीं यार सर ये चीजें कवर नहीं हो रही, या आप कैम का देखो और आप कहें सर कैम में ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली ग्रुप में कह सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो रहा। क्लियर हम सारे यहाँ पे? और इसमें आपका फायदा है, इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है, मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें आपका ज्यादा फायदा है, ठीक है। अच्छा,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, फिर हमारे पास ये ग्रेड है बच्चों, और इसके अंदर आप देखें स्पेशल पर्पस एफएस, स्पेसिफिक एलिमेंट, समरी एफएस, इसमें से मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स वो है, इसमें सिर्फ आईएसआरई 2400 आपने बेसिक लेवल का कैफ में पढ़ा हुआ है, बाकी सारे स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कि सीफैप में आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये बड़े ही टेक्निकल स्टैंडर्ड है। मुझे साढ़े 15 साल फर्म में हो गए, और आप यकीन करें इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, और मैं जानता हूं कि कितने टेक्निकल और कितने लॉजिकल स्टैंडर्ड है। सही है, तो ये इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, पेपर में पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ से सवाल आएगा, कौन सी चीज़ से सवाल नहीं आएगा। फिर अगर आप आखिरी ग्रेड देखें तो आईकेप कोड ऑफ एथिक्स लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है बच्चों, ISQM1, ISQM2 एंड एजा 220। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या लिखा हुआ है कोड ऑफ एथिक्स के अलावा? QM1, QM2 एंड एजा 220। बच्चा इस चीज़ को देखता नहीं है। पेपर में जो सवाल आया था वो ISQM1 और ISQM2 से लास्ट टाइम 15 मार्क्स का सवाल आ गया था, जिसमें से कुछ एनोनिमस पार्टिसिपेंट ने कहा कि जी पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। आपको लगता है पेपर का पैटर्न चेंज हो गया जब एक चीज़ आके खुद कह रहा है कि जी ISQM1, ISQM2 और कोड ऑफ एथिक्स से मिला के मैं 10 से 15 नंबर का सवाल पूछूंगा, और इसने यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा था स्ट्रेट बुक से छापने का सवाल पूछा था, स्ट्रेट बुक से छापने का सवाल पूछा था। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? बस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं आपके सामने पहले ग्रिड से एक चीज़ रख दूँ, और ग्रिड में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो बच्चों मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये दिख रहा है आइजा 500 ऑडिट एविडेंस, और बच्चों मुझे एक और चीज़ बता दो, ये दिख रहा है आइजा 315 रिस्क। बच्चों दो चीज़ें दिख रही हैं, दो स्लाइड्स दिख रहे हैं, आइजा 500 ऑडिट एविडेंस, आइजा 315 ऑडिट रिस्क। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो आपका ऑडिट रिस्क है और जो आपका ऑडिट प्रोसीजर्स है, इसमें एग्जामिनर आपसे बिकॉज जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होते हो ना बच्चों, सही है। तो अच्छा, अगर किसी ने मुझसे कैफ में पढ़ा हुआ हो या किसी ने ऑडिट रिस्क का लेक्चर देखा हो तो ऑडिट रिस्क होता क्या है? एफएस में नॉट बी इक्वल टू IFRS। अच्छा, आइजा 200 अगर आपने पढ़ा हो तो आइजा 200 में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले, वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। जो मैं ओपिनियन देता हूँ वो ओपिनियन किस चीज़ पे देता हूँ कि इन आवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो ये दो एरिया ऐसे हैं, आइजा 315 ऑडिट रिस्क का और आइजा 500 ऑडिट एविडेंस का, जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे IFRS को टेस्ट नहीं करता, आपसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही टेस्ट कर रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इन दोनों चीजों में फर्क समझेगा, और मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया हुआ है आपके लिए, और ये सारे एनालिसिस में प्यारे बच्चों आज ही आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। बड़ा जरूरी है कि हमारी अप्रोच क्लियर हो, अप्रोच क्लियर नहीं होगी बच्चों तो पेपर को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मैं आपके सामने आज प्रूफ करके दिखा दूंगा ये, ठीक है, अगर आप मुझे 10 से 15 मिनट देते हैं। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, तो मुझे बताएं हमारे पास कितने IFRS है बच्चों, जल्दी से बताते हैं हमारे पास कितने IFRS है। सर बहुत सारे हैं या बहुत कम IFRS है? ऐसा ही है बच्चों, IS1 से लेके IFRS 16 तक आपके पास बेतहाशा 30 से 40 स्टैंडर्ड्स हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इन सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये मेरी बात सुनिएगा, इन सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको पोर्टल पे एक लेक्चर दिखेगा जिसके अंदर मैंने हर स्टैंडर्ड के ऊपर क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या इवैल्यूएशन हो सकती है, क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और क्या रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन हो सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये सारे के सारे लेक्चर, प्लस हमारे पास जो MSA 1 में चीज़ें पूछ रहा है वो MSA 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो वाले जो कि मुझे लगता था सीफैप में आएंगे, वो सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं। सही, सारे पोर्टल पे अपलोड कर दिए। और इससे होता ही है कि जब बच्चा सीफैप 6 पढ़ता है तो वो ये कहता है कि सर ने MSA 1 के सवाल मुझे सीफैप 6 में करा दिया तो मैं MSA 1 की क्लास क्यों लूँ, मेरा डबल नुकसान हो रहा है। लेकिन मैंने उसको इंक्लूड रखे हुए इसलिए बिकॉज बहुत सारे IFRS हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे IFRS हैं। और अगर आप एक सेशन देखेंगे मैंने कंटिन्यूसली 5 से 6 घंटे बोला है उस व्हाइट बोर्ड की क्लास में, जिसमें IS1 से लेकर IFRS 16 तक मैंने सारे रिस्क, बस ये बात है। ऐसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, स्मार्ट में ये लेक्चर नहीं है, ये कैटेगोरिकली लेक्चर है। आपके पास क्या कहते हैं जो जून 24 ऑनवर्ड्स या फिजिकल क्लास वाला टैब है उसके अंदर ये सेशन है जिसको स्मार्ट क्लास में भी कॉपी कर दिया गया है। इस 6 महीने के अंदर मेरा टारगेट क्या है कि इस 6 महीने के अंदर मेरा टारगेट ये है कि इन्हीं के ऊपर मैं आपके लिए क्या स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड कर दूं प्यारे बच्चों। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जवाब दे दो। अच्छा, अब होगा किस तरीके से चीजें, ये देखिएगा ये चीजें होंगी किस तरीके से। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, ये IFRS 15 है, ठीक है। तो IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, तो रेवेन्यू के जनरल प्रोसीजर तो हमें पता होता है। अब IFRS 15 अगर आप देखें तो IFRS 15 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेट से वारंटीज हैं, तो वारंटी पे अगर सवाल आएगा तो इस पर IFRS क्या कहता है, और फिर वारंटी पे आपका रिस्क क्या हो सकता है, इवैल्यूएशन क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है भाई? फिर अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें, अगर कस्टमर के पास ऑप्शन हो एडिशनल गुड्स और सर्विस खरीदने का, जो कि नॉर्मली ये पूछ लेता है, तो भाई IFRS ये कहता है इसके मद में आपका रिस्क ये होगा, इवैल्यूएशन ये होगा, प्रोसीजर्स ये होंगी। थोड़ा सा और आगे चलें, अगर नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी है तो कॉन्सेप्ट ये है
रिस्क ये है, इवैल्यूएशन ये है, प्रोसीजर्स ये है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के ऊपर सवाल आता है तो कॉन्सेप्ट ये है, आप एक बार लेक्चर देखेंगे आकिब अली, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा बच्चा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक बार आप ये लेक्चर्स देख लेंगे आपको क्रैम करने की कोशिश नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये चीजें बिल्कुल अलाइंड है, ये चीज पूरी इससे लिंक्ड हो रही है। रिस्क, इवैल्यूएशन, प्रोसीजर तीनों आपस में लिंक्ड हो रहा है, तीनों आपस में लिंक्ड हो रहा है, और बहुत ही कॉमन सेंस है। मुझे अगर आप एक सेकंड दें, बस सिर्फ एक सेकंड दें मेरे बच्चों किताब दिख रही है सबको? मेरे बच्चों किताब सबको दिख रही है? अच्छा, बस एक चीज देख लें, ये किताब किसी ने रेफर करी है? ये किताब किसी ने अब तक देखी है बच्चों? बस देखें, ये सबसे बड़ा मसला है यार, ये मेरी कोई 70-80 आवर्स की मेहनत है, ये 70-80 आवर्स की मेहनत है ये, जिसके अंदर ICAP के जितने भी सवाल है ना, ये पहला सवाल है ऑडिट रिस्क का, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? ऑडिट रिस्क, सही है। जब सवाल ऑडिट रिस्क का है बच्चों, तो ये आपके सामने सारे रिस्क है जिसकी ड्राफ्टिंग है, प्रोसीजर्स है, ये इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, और फिर यहां पे आपको जो ऊपर मैंने रिस्क बताया है उसके ऊपर IFRS क्या कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन है तो इसके ऊपर IFRS 15 का पैराग्राफ 22 आपसे क्या कहता है, और ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये ऊपर उससे लिंक्ड है। ये विंटर 17 का सवाल है बच्चों, सही है। ये सवाल हमारे पास कौन सा है? ये विंटर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैंने अपने आंसर्स में यहाँ पे सारी की सारी IFRS कमेंट्री, वारंटीज है तो वारंटीज के ऊपर क्या कहता है, अगर तीसरा रिस्क मेरा था मोर देन 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी तो उसके ऊपर IFRS क्या कहता है, उसके बाद प्रोविजन का रिस्क था तो IFRS क्या कहता है, उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का अगर सवाल है तो उसके ऊपर IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट क्या कहता है, अगर इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट का सवाल है, रिस्क है, तो उसके ऊपर IFRS 9 क्या कहता है, अगर इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का रिस्क है। ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हुई है। दूसरी चीज आपके सामने नोट करिएगा, ये दूसरा सवाल आपके पास आया है, तो यहां पे जो सवाल है ये IFRS से नहीं है, ये दिस टेक्निक इज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज टू पिक ISA एंड ड्राफ्ट द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट सच एज इन अ स्ट्रक्चर वे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट टू ऑडिट एक्सपर्ट टू ISA 240, फ्रॉड टू एरर टू मॉडिफिकेशन टू गोइंग कंसर्न। 7 ISAs लिंक हो रहे हैं यहाँ पे आपके पास, 7 ISAs लिंक हो रहे हैं एक सवाल के अंदर, सारे स्टूडेंट कॉर्नर बॉक्स आपके यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं बच्चों। एक आखिरी चीज देख लें, अच्छी हो जाएगी, थोड़ी सी काम आ जाएगी। ये सवाल आया था एक जमाने में कंसोलिडेशन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, The company recognized the goodwill amounting to 45 million on acquisition of HL under the full goodwill method. सवाल की रिक्वायरमेंट है, गाइड योर ऑडिट टीम ऑन द की ऑडिट प्रोसीजर विद रिगार्ड्स टू द अबव इंफॉर्मेशन, विद रिगार्ड्स टू द अबव इंफॉर्मेशन, सही है। 15 नंबर का सवाल है। अब आप मेरी बात सुने, अब IFRS 3 या 10 आपसे ये बातें कहता है कि गुडविल को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके मत पे प्यारे बच्चों ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये याद रखिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, सही है। सिंपल सी चीज मुझे पता है कि जी पैसे मैंने कितने दिए, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है, NCI का अमाउंट कितना है, उसके बेसिस पे मेरे पास एक गुडविल की अमाउंट आ जाती है। गुडविल वो आपसे पेपर में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहता है, वो आपसे पेपर में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहता है, वो आपसे ये नहीं कहता है कि मुझे बताएं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, सही है। वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है बच्चों, जल्दी से बता दे रिक्वायरमेंट क्या है। इसके प्रोसीजर्स पढ़ें, इंस्पेक्ट द बैंक स्टेटमेंट, इंस्पेक्ट द CDC स्टेटमेंट, ऑब्टेन द वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, इंश्योर द कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, मे कंसीडर टू यूज द ऑडिटर एक्सपर्ट। ये कहां IFRS 3 और IFRS 10 में लिखा हुआ होगा बच्चों, मुझे बताएं ना। IFRS 3 में बैंक का वर्ड लिखा हुआ है, IFRS 3 IFRS 10 में CDC का वर्ड लिखा हुआ है, IFRS 3 IFRS 10 में एक्सपर्ट का वर्ड लिखा हुआ है भाई। बच्चों खुदा का वास्ता, मतलब ये तो एक सिंपल अच्छा, अब एक चीज आप मेरी सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके पास क्लैरिटी आ जाए कि आपने करना किस तरीके से और पढ़ना किस तरीके से। बच्चों विंटर 2018, अच्छा मैंने अटेम्प्ट भी लिखी है, मैंने क्वेश्चन 4 भी लिखी है, अगर आप चाहे मेरी बात को कोरिलेट करना तो आप मेरी बात को कोरिलेट भी कर सकते हैं। विंटर 2018 में क्वेश्चन 4 का सवाल पढ़ने क्या लिखा हुआ है। चेस्टल लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव ऑन 1 अप्रैल 2017। Under the plan, 50 of its executive have received 100 share option each, which will vest on 31 May 2022 if the executive remain in employment at that date and CL share price increase to rupees 180 at 31 May 2022. Mention the key audit procedure for the share-based payment option described above, assuming that the evaluation of the competency, integrity and the management expert has already been tested. बच्चा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या सवाल में आपसे वो ये कह रहा है कि मुझे शेयर बेस्ड पेमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करके थे? क्या वो ये कह रहा है कि मुझे पता है इक्विटी में कितना जाएगा, PNL में कितना जाएगा? बच्चा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? तो मतलब IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट 6 नंबर का सवाल आज से 6 साल पहले आया है यार बच्चों, खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करिएगा। ये सवाल 6 नंबर का आज से 6 साल पहले आया है, विंटर 2018 में आया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हुआ है, आप चाहे कोरिलेट कर सकते हैं, सही है। और जब मैं इसका आंसर बनाता हूं तो IFRS की सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट यहां पे कवर करने के बाद उसके बाद प्रोसीजर्स के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, विंटर जून 19 का सवाल क्या है?
योर IAS ऑडिट टीम हैज रिपोर्टेड द फॉलोइंग इशू। क्लाइंट के पास अप्रूव्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान नहीं है, प्रोग्राम में सेवरल चेंजेस हुई हैं, आईडीज ऑफ द एम्प्लॉय जो कि लेफ्ट कर गए उनको डिलीट टाइमली बेसिस पे नहीं किया गया है। 12 नंबर का सवाल आया है प्यारे बच्चों IT से, 12 नंबर का सवाल IT से आया है, सही है। विंटर 2019 अगर आप देखें तो उसने, अच्छा विंटर 18 में क्या पूछा बच्चों उसने, विंटर 18 में शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर उसने आपसे क्या पूछे, प्रोसीजर्स, सही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, विंटर 19 में एक साल बाद उसने आपसे क्या पूछ लिया, कंट्रोल्स ऑन द शेयर बेस्ड पेमेंट। रहमान पाकिस्तान लिमिटेड हैज अ शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉइज रिसीव शेयर ऑप्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन वेस्टिंग कंडीशन, डिस्कस द की कंट्रोल दैट द RPL इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्लॉय व्हाइल कैरिंग आउट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑप्शन। यार बच्चों समझ आ रही है आपके, क्या आपके जो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या आप समझ रहे हैं इसको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके साथ अभी रखा हुआ है लास्ट अटेम्प्ट का भी पास्ट पेपर में, उसको भी एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। दिसंबर 2020 में उसने जॉइंट ऑडिट पूछ लिया आपसे 9 नंबर का। जॉइंट ऑडिट के ऊपर कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, सही है। जॉइंट ऑडिट के ऊपर कोई ICAP की एक गाइड है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस उसने एक सवाल पूछ लिया 9 नंबर का। दिसंबर 20 का पेपर देखिए, पेपर आया क्या था, जॉइंट ऑडिट साइबर अटैक, मतलब IT की चीज वो आपसे पूछ रहा है, लेकिन IT की चीज नहीं है। इस IT की वजह से आपके ऑडिट में क्या इंपैक्ट आएगा ये वो पूछ रहा है। एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला गया है, उसकी ID अभी भी एक्टिव है, तो इसकी वजह से वो ऑडिट में क्या इंपैक्ट आएगा वो अल्टीमेटली वो पूछ रहा है आपसे। बिकॉज जब आप ऑडिट करते हो भाई, तो ऑडिट के अंदर लॉ भी आता है, ऑडिट के अंदर IFRS भी आता है, ऑडिट के अंदर IT भी आता है, ऑडिट के अंदर इंटरनल कंट्रोल भी आता है, ऑडिट के अंदर रिस्क भी आता है, ऑडिट के अंदर प्रोसीजर्स भी आता है, ऑडिट के अंदर रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस भी आती है। भाई क्या यहां तक बात समझ आ रही है? डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्पॉन्स टू साइबर अटैक। तो क्या ये IT का सवाल है बच्चों? मुझे बताएं, क्या ये IT का सवाल है? ये ऑडिट का सवाल है भाई, ये ऑडिट का सवाल है। ये ऑडिट, इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑडिट के इस सवाल के अंदर ISA 250 एप्लीकेबल हो रहा है भाई। इस सवाल के अंदर ISA 250 एप्लीकेबल हो रहा है बच्चों के, यहां तक बात सवाल हो रही है। इस सवाल के अंदर हमारे पास ISA 570 गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल। गोइंग कंसर्न कैसे एप्लीकेबल हो रहा है मोहसिन साहब? गोइंग कंसर्न कैसे एप्लीकेबल हो रहा है भाई? साइबर अटैक हुआ है बैंक में, सारा कस्टमर का डेटा ब्रीच हो चुका है, स्टेट बैंक छोड़ेगा आपको? स्टेट बैंक क्या करेगा भाई? बैंकिंग ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ है ना, बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 पढ़ा हुआ है ना भाई। स्टेट बैंक क्या करेगा? उमर साहब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका लाइसेंस कैंसिल करेगा तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड ट्रिगर कर जाएगा? बस बच्चों में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खुदा का वास्ता है, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं उसको सुकून से देखिएगा। वॉल्यूम 2 जो पास्ट पेपर्स है उसमें सारे पास्ट पेपर्स लिखे हुए आ रहे हैं, उनके आंसर्स लिखे हुए आ रहे हैं, उनको गो थ्रू करिएगा। उसके बाद जाके मेरी बातों को भी वेट करिएगा, कोरबोरेट करिएगा, 4-5 लोगों से और डिस्कस करना और डिस्कस करिएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचिएगा प्यारे बच्चों, सही है। उसके बाद विंटर 20 में ही प्यारे बच्चों एक सवाल जॉइंट ऑडिट का, क्वेश्चन नंबर 3 साइबर अटैक, क्वेश्चन नंबर 4 डीकमिशनिंग। तो यार ये तो वो सवाल है जो आज से 5 साल पहले भी आ रहे थे, तो पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हो गया भाई मुझे बताएं। ये तो वो सवाल है, डीकमिशनिंग, शेयर बेस्ड पेमेंट। जून 21 अगर आप देखें तो कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसने आपसे पूछा क्या है, स्पेसिफाई द मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट, discuss the reporting implication, assuming that the KL believes that at least 30% of the bonds would be converted to equity at the year end 5। तो ये सवाल आपसे पूछ क्या रहा है? वो सवाल आपसे, तो ये तो वो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों जो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले भी आते थे। अगर वही सवाल आज आ रहे हैं तो इसमें मसला क्या है मुझे बताएं। और मुझे आखिरी चीज बता दें, नहीं उमर मैंने आपको उमर यही अप्रोच में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जहां आप सारे स्मार्ट क्लासेस देख लेंगे और वो वार्म अप क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद मेरे भाई विंटर 17 से लेके दिसंबर 23 तक कोई 16 अटेम्प्ट्स बनती हैं यार। फिर 16 अटेम्प्ट्स आपने अटेम्प्ट करनी है, आपने अटेम्प्ट करना है, आपने वॉल्यूम 2 के आंसर से रेफर करना है, मेरे स्मार्ट वीडियोस देखनी कि मैंने उसके ऊपर क्या आंसर रिकॉर्ड कराया है। क्या यहां तक बात समझ आती है? यही मैं आपको समझा। और इस दिसंबर 24 के बैच में इंशाल्लाह हम और क्या करने जा रहे हैं, इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि चूंकि अब मैंने CFAP के सारे सवाल तो करा दिए हैं, सही है। CFAP के जितने भी सवाल हैं सारे करा दिए एक्सेप्ट फॉर द लास्ट अटेम्प्ट जो कि 1 महीने पहले पेपर हुआ है, तो उसका सजेशन आंसर आएगा। और इसके अलावा जितने भी अच्छे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, चाहे वो ACCA के हों, चाहे वो ICAW के हों, और चाहे वो आपके पास हों P7 के, सही है, और आपके पास MSA1 के, वो सारे के सारे सवाल मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि मैं इस बैच में आपको कराऊंगा, सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जितने भी रिस्क हैं और जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर जितने भी IFRS है उसके ऊपर मैं आपको स्मार्ट क्लास रिकॉर्ड करा दूं। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? तो बच्चों ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा
ये चीज़ आज से पहले भी आ रही थी। खुदा का वास्ता इसको समझने की कोशिश करेगा। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आज आई हैं, ये 1-2 अटेम्प्ट पहले आई हैं। ये वो चीज़ें जो आज से 10 साल पहले भी आई हुई है, 15 साल पहले भी आई हुई है, 18 साल पहले भी आई हुई है। सही है, बिकॉज ऑडिट इवॉल्व भी अराउंड इन सारी चीज़ों को होता है, लेकिन उसकी बेसिस पे उनको ड्राफ्ट कैसे करना है, ये एक आर्ट है प्यारे बच्चों। सही है, उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, उसको लिंक कैसे करना है, कौन से एजेस को पिक करना है, कौन से एजेस को पिक नहीं करना, इसको थोड़ा से। अब मुझे एक बात बताएं, दिसंबर 21 में ही उसने आपसे पूछ लिया सेल एंड लीज बैक। दिसंबर 21 में उसने आपसे सवाल पूछा, स्टेट द ऑडिट प्रोसेस व्हिच में परफॉर्म रिस्पेक्ट टू द अबव ट्रांजैक्शन। अबव ट्रांजैक्शन कौन सी है भाई? अबव ट्रांजैक्शन है सेल एंड लीज बैक। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अब मुझे एक बात बताएं, तो इसका मतलब है सर चीजें तो हर बार आ रही है, मैं अपनी कवरेज को। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक बच्चों बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, मुझे अगर आप जवाब दे देंगे ना, यकीन करें आप पेपर पास कर लेंगे। अगर आपने मुझे जवाब दे दिया तो आप पेपर पास कर लेंगे। बच्चों हमने कुछ सवाल देखे और सवाल में हमने देखा शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर प्रोसीजर्स आए हुए। बच्चों जल्दी से जवाब देने, शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर प्रोसीजर हमने देखा। अच्छा, प्रोसीजर किस चीज के ऊपर था? सिंपल शेयर बेस्ड पेमेंट थी। सही, इक्विटी बेस्ड था या कैश बेस्ड था, वो एक सवाल था। अगली अटेम्प्ट में अगर उसने आपसे शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर सवाल पूछना होगा तो वो क्या सवाल पूछेगा? थोड़ा सा इवैल्यूएट करें। शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर वो कैश बेस्ड और इक्विटी बेस्ड के ऊपर सवाल पूछ चुका है और वो ऑडिट प्रोसीजर पूछा है उसने। शेयर बेस्ड के आपसे अकाउंटिंग का नहीं पूछ रहा है, कंट्रोल तो पूछ लिया ना उसने। बच्चों अगर वो कोई सवाल पूछेगा आपसे तो क्या पूछेगा? बच्चों यहां तक बात समझ आती है? जबरदस्त। वो आपसे रिस्क पूछ लेगा, इसी शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर वो आपसे कंट्रोल्स पूछ लेगा, इसी शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर वो आपसे क्या पूछ लेगा प्यारे बच्चों? रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन। स्मार्ट क्लासेस, सैमसंग स्मार्ट क्लासेस। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, लीजेस के ऊपर उसने आपसे क्या पूछा? बच्चा ऐसा ही है, सेल एंड लीज में पूछा। इसको उसने कहां पूछा? प्रोसीजर्स में। इसको अभी अगली बार कहां पूछ लेगा? रिस्क में पूछ लेगा, कहेगा मुझे रिस्क बताओ। अगली बार कहां पूछ लेगा? रिपोर्टिंग में पूछ लेगा। अगली बार कहां पूछ लेगा? कंट्रोल्स में पूछ लेगा। या वो क्या कर देगा? सेल एंड लीज बैक नहीं, मतलब जो लीजेस का स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आपसे क्या पूछ लेगा कि लीज में क्या हुआ है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, लीज में क्या हुई है? मॉडिफिकेशन हुई है। वो अगली बार आपसे क्या चीज पूछ लेगा? वो लेसोर के पर्सपेक्टिव से कोई चीज पूछ लेगा। तो यार ये तो वो चीजें जो पहले भी है मेरे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अब मुझे आप मुझे एक ईमानदारी से एक चीज बताएं बच्चों, ये हमारे पास एक किताब थी। चलो मैं आपके साथ एक आखिरी चीज डिस्कस करूं। मैं लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आपसे डिस्कस कर लूं बच्चों, सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट का। इससे मुझे 5 मिनट लगेंगे और उसके बाद बहुत आसानी हो जाएगी बच्चों हमारे लिए। बच्चों रेडी हैं आप लोग सिर्फ 5-7 मिनट के लिए? ये अगले 5-10 मिनट अगर आप बहुत गौर, जो सबसे लेटेस्ट पेपर है ना मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं। सही, ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए बच्चों। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल पढ़ने पहले, यू आर द ऑडिट मैनेजर फॉर द पेट्रो PSRL for the year ended 31 March, a key player in the petroleum refining industry, specialized in products producing synthetic fuels and lubricants. The company has traditionally managed the price risk by using the crude oil futures contract to hedge the cost of its main raw material, crude oil. In the current fiscal year, the company has encountered a new financial challenge stemming from the devaluation of the local currency. This devaluation has compounded the cost pressure on oil imports, which are crucial for the company's operation. To mitigate the risk of rising costs due to the unfavorable currency fluctuation, the company's financial management team has decided to employ forward exchange contract for its import bill payments. The company engaged in numerous hedging transactions throughout the year to manage its exposure to both volatile oil prices and the fluctuating exchange rate. The Treasury Department strategically used a blend of oil futures and foreign exchange forward contract to stabilize the cost forecast and financial planning. सवाल की रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, discuss the key matters regarding the hedging transactions that you would want the audit team to focus on. State the audit procedure that should be performed for the above mentioned hedging transaction. बच्चों सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसने आपसे क्या पूछा? उसने आपसे कहा मुझे की मैटर बताएं। क्या वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे हैज की अकाउंटिंग करके बताएं? आपको हैज की अकाउंटिंग बहुत जबरदस्त आती है, मुझे बता दें प्रोसीजर बच्चों। आपको हैज की अकाउंटिंग बहुत जबरदस्त आती है, कैश फ्लो हैज होता है, फेयर वैल्यू, आप मुझे बता दें प्रोसीजर। थोड़ा खुदा का वास्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वो अकाउंटिंग नहीं पूछ रहा है। इसने इस पूरे सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन करूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि और ये पाकिस्तान के ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पाकिस्तान में जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनको कितने मसले आए? 2 मसले आए ना। पहली चीज, इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी। आपको याद है बीच में एक शो भी हुआ था प्यारे बच्चों जिसके अंदर कहा गया था कि जब ऑयल प्राइसेस इतनी कम थी तो पाकिस्तान ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिया, जिसके ऊपर असद उमर का भी नाम आया था। याद आ रहा है बच्चों? याद है आपको? जब ऑयल प्राइसेस कोविड के दौर में इतनी कम थी तो पाकिस्तान ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिया, जिसकी वजह से स्टेट को इतने डॉलर का नुकसान हो गया। सही है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। उसके बाद रिफाइनरीज जो पाकिस्तान में थी, बाइको वगैरह हो गई, PRL वगैरह हो गई, उनको सबसे बड़ा मसला क्या आता था? वो डॉलर की ट्रांजैक्शन को बुक करते थे $100 पे कि $100 पे हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे
और जब पेमेंट करने की बात आती थी 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो डॉलर आपका 150 से 285 पे चला जाता था। तो मतलब टेक्निकली स्पीकिंग मेरी प्राइस डबल हो जाती थी। याद आ रहा है आपको ये चीज? यार ये वो बातें हैं यार, ये वो बातें जो हमारे घरों में डिस्कस हो रही होती थी, चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हो, चाहे हम इंजीनियर हो, डॉक्टर, ये सिंपल सी बातें आपसे डिस्कस की जा रही हैं यार कि ये एक सिनेरियो है प्यारे बच्चों। उसके ऊपर आपसे कह रहा है पता है हेजिंग के ऊपर आप किस चीज को आप प्लान करेंगे, सही किस चीज के ऊपर आपको फोकस होगा, मुझे ऑडिट प्रोसीजर बता दो। आपके समझ आ रही है बच्चों? अब आप ये वर्ड देख के अगर आप ये कह रहे हैं कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, आप सुनिएगा मेरी बात को, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं सर ये पैटर्न, इसकी वजह से अगर पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, तो बच्चों ये सवाल करेंसी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का सवाल आज से 5 से 6 साल पहले आया था। करेंसी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का सवाल आज से 5 से 6 साल पहले आया हुआ है प्यारे बच्चों, सही है। अगर आप विंटर 17 से पहले अगर आप देखेंगे समर 17 का सवाल, तो समर 17 में आपके पास ये सवाल, समर 17 में करेंसी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, लेकिन वो पूछ अभी भी वही रहा है कि मुझे बताओ उसको प्लान कैसे करेंगे और इसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? तो ये 17 नंबर का सवाल, पहला सवाल एग्जामिनर ने आपसे यहां पूछा। दूसरा सवाल आप पढ़ ले, रिक्वायरमेंट क्या है? सजेस्ट दी, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? सजेस्ट दी स्ट्रेटेजी। कौन सा स्टैंडर्ड है स्ट्रेटेजी के ऊपर? आज 300। अगली चीज क्या है भाई? डिस्क्राइब द 7 कंट्रोल दैट शुड बी इन प्लेस। किसके ऊपर कंट्रोल पूछ रहा है? लास्ट टाइम किसके ऊपर कंट्रोल पूछे थे? लास्ट टाइम किसके ऊपर कंट्रोल्स पूछे थे? अभी हमने पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज करा, तो किस चीज के ऊपर से कंट्रोल पूछे थे? बच्चों शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर से कंट्रोल पूछे थे। इस अटेम्प्ट में किसके ऊपर कंट्रोल पूछ लिया? अब आप सोचें, इतने सारे IFRS, उसके इतने सारे रिस्क हो सकते हैं, उसके इतने सारे इवैल्यूएशन हो सकते हैं, उसमें से किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल्स हो सकते हैं। प्यारे बच्चों ये कहीं भी स्टैंडर्ड्स में मेंशन नहीं है, कभी कहीं भी चीज जो मैंने टेक्निक आपसे डिस्कस करी है, जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी है, आप दुनिया के कंट्रोल्स मेंशन कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है आपको, आप दुनिया की चीज, अगर आप कंट्रोल का लेक्चर देखें जो मैंने आपसे बातें करी है कि भाई ये बाइबल है, दुनिया के जितने भी कंट्रोल्स हो, चाहे वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू, चाहे शेयर बेस्ड पेमेंट हो, वो इन 5 कंट्रोल एक्टिविटीज के अराउंड इवॉल्व होंगे। चलिए बच्चों मेरी बात सुने। बच्चों अब मुझे बताएं, आज से 6 साल पहले उसने आपसे शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर कंट्रोल्स पूछे थे, आज आपसे वो रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल पूछा था। क्या पेपर का पैटर्न चेंज हो गया यार? आज से 6 साल पहले वो आपसे सेल एंड लीजबैक पूछ रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर आपसे प्रोसीजर्स पूछ रहा है, सेम रिक्वायरमेंट है। बताएं प्लान, आपने एक काम लाजमी करना है प्यारे बच्चों, समर 2017 का आपने पेपर देखना है। उसने आपसे करेंसी स्वैप के ऊपर सेम रिक्वायरमेंट, बताओ प्लानिंग को कंसीडर करोगे, प्रोसेस क्या परफॉर्म करोगे। चले अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज के ऊपर है? ऑडिट इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ड्यू डिलिजेंस से आया है। क्वेश्चन नंबर 5A, evaluate the need for the amendment in the FS and advise the course of action, also discuss the implication on the audit report। 11 नंबर का सवाल है। मैं आपके सामने प्यारे बच्चों इस सवाल को रीड करना चाहूंगा सिर्फ 2 सेकंड के लिए। Your firm is the auditor of Pharma Glycon Limited, a company listed on the Pakistan Stock Exchange for the year ended 31 March 2004. The company issued its financial statement on 1 June 2004 with a profit before tax of 1500 million। सही है। ईयर एंड क्या है भाई? 31 मार्च है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं 1 जून को। ऑडिट रिपोर्ट वाज आल्सो साइंड ऑन 1 जून। The management has informed you that they intend to amend the FS after incorporating the effect of the following development। सही है। FS इशू हो चुके हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम FS को अमेंड करने जा रहे हैं। ऑन 31 मई 2004 जो कि ईयर एंड और एफएस इशू करने से पहले कोर्ट ने एक डिसीजन कंपनी के फेवर में दे दिया। द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ पीजीएल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ इट्स पैटेंट एंड अवॉर्डेड द कंपनी ₹150 मिलियन इन डैमेजेस टू कवर द लीगल कॉस्ट एंड कंपनसेशन फॉर द हार्म कॉज्ड बाय द लिटिगेशन। सही है। तो 150 मिलियन अब कंपनी को मिलेंगे। However, the official signed judgment was received by the management on 3 जून 2004। कंपनी को ये रिसीव हुआ 3 जून को। This litigation was filed against the PGL by one of its competitor in 2022 में लिटिगेशन चल रही थी प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। The PGL had been disclosing the detail of this। तो कंपनी ने एज अ contingent liability रिकॉर्ड किया हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंपनी को मिल क्या रहा है भाई? कंपनी को मिल क्या रहा है? 150 मिलियन मिल रहा है। कंपनी कह रही है मैं अपने एफएस को अमेंड करने जा रही हूं। द कंपनी इज नॉट कंसीडरिंग रिकॉर्डिंग एज अदर इनकम इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों डन हो गया। यहाँ पे सवाल वो कह रहा है इवेल्युएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इवेल्युएट करो कि क्या एफएस अमेंड होने चाहिए एंड एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्सो डिस्कस द इम्प्लीकेशन। मुझे बताएं इस सिनेरियो में आईएफआरएस कौन सा अप्लाई होगा? जल्दी से प्यारे बच्चों बता दें मुझे इस सिनेरियो में आईएफआरएस कौन सा अप्लाई होगा? IAS 10 के हिसाब से कौन सा इवेंट होगा? अगर हम सवाल तमीज से पढ़ेंगे तो हम कंक्लूड कर लेंगे, बट मुझे बताएं IAS 10 के हिसाब से कौन सी चीज कंक्लूड होगी? या तो एडजस्टिंग होगा या नॉटिंग होगा। इसका मतलब है इवेल्युएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट इन द एफएस। इसके आंसर के लिए बस मैं यहां पे जा सकता हूं। आगे वो कह रहा है एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्सो डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। 11 नंबर का सवाल है। इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बता दें। इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बता दें। इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? बस मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों, मैं आपको ये समझा रहा हूं।
आपके बात समझ आ रही है? अब मुझे 11 में से एक नंबर शायद मैं यहाँ पे ले लूँ, 2 नंबर शायद मैं यहाँ पे ले लूँ, बाकी 9 नंबर मुझे कहाँ से लिखने होंगे, कहाँ से? तो ये सवाल तो पहले भी आते थे भाई। तो अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आपने 2 काम करने हैं। आपने पास्ट पेपर्स के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने हैं बच्चों, तैयारी करने से पहले, लेक्चर देखने से पहले एक काम ये करने के CFF6 के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, और दूसरा काम आप ये करें कि MSA1 में आपके पास जो एग्जामिनर कमेंट्स हैं ना, आप वो पढ़ें। MSA1 जैसे पेपर में जो कि अकाउंटिंग और एडवांस ऑडिट का है, उसमें से 70 नंबर जो है हमारे पास एडवांस ऑडिट से आते हैं, और MSA1 में जो बच्चा फेल हो रहा है उसमें आप एग्जामिनर का कमेंट्स पढ़ लें। एग्जामिनर का कमेंट्स ही आपसे ये कह रहा है कि जी जो मेन रीजन है वो ये है कि बच्चा एडवांस ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को पिक नहीं कर पा रहा और उसको ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा। क्या क्लियर है? तो बच्चा मुझे बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 5A का पार्ट 1 है, इसके अंदर कौन सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है? सर ये जो सवाल है हमारे पास, क्या इसके अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास सवाल है प्यारे बच्चों, क्या इस सवाल में हमारे पास IAS 10 एप्लीकेबल हो रहा है? बच्चों कितने मार्क्स? तो सर क्या मैं ये कह दूं कि ये सवाल जो है मेरा ये IAS 10 से आया है? क्या मैं कहता हूँ कि 11 नंबर के लिए मुझे IAS 10 से गाइडेंस मिलेगी? IAS 10 के अंदर सारे प्रोसीजर्स बताए गए कि अगर अमेंडमेंट हो रही होगी तो कैसे करना है, ऑडिटर ने क्या काम करना है, मैनेजमेंट ने क्या बच्चों बस मैं आपको ये, जिस तरह आप क्वेश्चन 5A के 1 में आप ये कंक्लूजन दे रहे हैं और ये आज से 10-15 साल पुराने सवाल हैं, तो बच्चों यही सेम कंक्लूजन यहाँ पे भी अप्लाई होता है हेजिंग के ऊपर। सेम कंक्लूजन यहाँ पे भी अप्लाई होता है हेजिंग के ऊपर। सही है कि आपसे हेजिंग की अकाउंटिंग नहीं पूछ रहा है, आपसे हेजिंग के ऑडिट प्रोसीजर पूछ रहा है। सही है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? आप मेरी आखिरी बात सुन लें। क्या यहाँ तक कुछ क्लैरिटी आई बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई? ये मेरी बात सुन लें, जितने भी IFRS हैं उसमें पेपर में 15 से 20 मार्क्स तक की वेटेज है। 25 मार्क्स भी आ सकता है, 30 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, अगर 15 से 20 मार्क्स तक की वेटेज है इन एरियाज की, तो इसको छोड़ना नहीं है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, इसको छोड़ना नहीं है। ना इसको छोड़ा है कभी पास्ट में, ना इसको छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। सही है? इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर हम मजीद एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने आपसे हैंड आउट शेयर करा था अभी IFRS 15 का, ये सारे हैंड आउट्स के ऊपर हम स्मार्ट क्लासेस बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपके लिए स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड कर देता हूँ। क्लियर है भाई? नहीं, मैं उस पर आता हूँ, आखिर मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मेरा बच्चा मैं उस पर भी आ रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? उन्हीं के ऊपर मैं स्मार्ट क्लास रिकॉर्ड कराता हूँ। अब आप सोचें बच्चों, आप सोचें एक चीज़, आप सोचें बच्चों, मुझे बस एक चीज़ का जवाब देते हैं। लास्ट अटैम्प्ट में हेजिंग के सवाल से ये सारे लेक्चर क्या इररिलेवेंट हो जाएंगे? मतलब थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात कर लें प्लीज़ बच्चों, मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिकल बात कर लें। क्या लास्ट अटैम्प्ट में हेजिंग के सवाल के बेसिस पे जो मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया, क्वेश्चन के एनालिसिस सारे आपको बता के दे दिए, क्या मैं आप ये कह रहे हैं कि मैं ये सारे पोर्टल से हटा दूं, ये सारी चीज़ें पोर्टल से हटा दूं? थोड़ा तो कॉमन सेंस वाली बात करें यार आप लोग, थोड़ी तो कॉमन सेंस वाली बात करें। मतलब आप देखें, एक स्मार्ट क्लासेस आपके लिए ब्लेसिंग है। मेरे तो पुराने लेक्चर पढ़े हुए थे यार, और बच्चा पढ़ रहा था। सही है? तो मुझे क्या जरूरत है अपना टाइम ज़ाया करने की, इतनी कॉस्ट लगाने की, सब कुछ करने की? इसमें आपका टाइम सेव हो रहा है मेरे बच्चों, आप यकीन करें आपका टाइम सेव हो रहा है। सही है? 60-70 घंटे के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। दिसंबर 24 का बैच है, दिसंबर 23 में आपने एडमिशन लिया हुआ है, आज जाके आप बैठ के क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। सही है? तो आप थोड़ा सा एनालाइज करें, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये कंसाइज लेक्चर नहीं है, ये प्रिसाइज लेक्चर नहीं है। खुदा का वास्ता आप दो लेक्चर्स को कंपेयर कर लें। सही है? गोइंग कंसर्न आप फिजिकल क्लास का भी लेक्चर देख लें, गोइंग कंसर्न का लेक्चर आप स्मार्ट क्लास में देख लें। वहां पे और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ टाइम सेव हो रहा है, किस वजह से टाइम सेव हो रहा है, कहाँ पे क्लैरिटी आपको ज्यादा आ रही है। एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू चीजें हो रही है बच्चों, इसमें आपका फायदा है। अगर कोई शख्स 1 साल हो गया मैं स्मार्ट क्लास लॉन्च किए हुए, अगर कोई शख्स उस स्मार्ट क्लास को उस टेक्नोलॉजी पे नहीं आ सकता ना, तो बच्चों आप याद समझने की कोशिश करिएगा कि उसको डिफेम करने की कोशिश करेगा। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मार्ट क्लास देखें, मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट क्लास भी है, फिजिकल भी है। मेरी पर्सनल सजेशन आपके पास स्मार्ट क्लासेस की है, बिकॉज ये सबसे लेटेस्ट लेक्चर है। सही है? कि यहाँ तक बात समझ आती है भाई? मतलब अब पेपर में अगर हेजिंग आ गया तो मैं 210 एंगेजमेंट का वापस से लेक्चर क्यों रिकॉर्ड कराऊँ भाई? मतलब थोड़ा तो सोचें यार। मैं कन्फर्मेशन का लेक्चर वापस से क्यों रिकॉर्ड कराऊँ? मैं एनालिटिकल प्रोसीजर का लेक्चर वापस से क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं सैम्पलिंग का लेक्चर क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? थोड़ा आप सोचे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप एनालाइज करें। सही है? आप माशाल्लाह बड़े हैं, आप फर्म में हैं, आप ऑडिटर हैं, चीज़ों को कॉर्पोरेट करें। मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसको भी कॉर्पोरेट करें। मजीद आपने डिस्कस करना है, मजीद आप डिस्कस करें, लेकिन थोड़ा सा आप समझें यार कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। खुदा का वास्ते इसको समझने की कोशिश करें। मैं पूरे अटैम्प्ट का पेपर, आपके पिछले अटैम्प्ट का पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आपके वास्ते अगर आपके दिसंबर के बैच में ये चीज़ हो जाएगी, अगर आपके दिसंबर के बैच में सिलेबस में जो अभी हमारे पास अपडेट होगा, अगर उसमें आज 600 अपडेट आ जाएगा, डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा, डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा। ऑडिट रिस्क ISKM 1 ISKM 2 जहां आपके सिलेबस का पार्ट बना था, सिलेबस में चेंजेस आई थी, फॉरन से इसको हमने इंक्लूड कर दिया था। क्लियर है बच्चों हम सारे यहाँ पे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अब इस चीज़ के ऊपर आ जाए बच्चों, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट क्लासेस देखनी है। डन हो गया मेरा भाई? सफिशिएंट है? डन हो गया मेरे भाई? आपको सफिशिएंट? ठीक है, तो स्मार्ट क्लास सफिशिएंट है, देखना स्टार्ट करें। सही है?
अगर आपको लगता है कि नहीं यार सफिशिएंट नहीं है तो मेरा बच्चा मैं भी डरी हूँ, आप भी डर हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। आप कहेंगे सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसके ऊपर एडिशन बताते हैं, एडिशन चीज़ें करते हैं, वो भी चीज़ें हो जाएंगी। डन हो गया। सीक्वेंस यार आपको स्मार्ट प्लान डिस्कस किया हुआ है भाई, आपके साथ स्मार्ट प्लान डिस्कस किया हुआ है बच्चों, क्या हो गया, किधर हो यार? स्मार्ट प्लान के हिसाब से जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप देखना स्टार्ट करें। स्मार्ट प्लान के हिसाब से जिस स्मार्ट पोर्टल पे है फसी साहब, स्मार्ट प्लान को फॉलो करें मेरे बच्चों, स्मार्ट प्लान को फॉलो करें। स्मार्ट प्लान के अंदर सारे लेक्चर्स देखें, लेक्चर्स के साथ जो वार्म अप क्वेश्चंस हैं वो देखने मेरी सजेशन है। और जहां आपके लेक्चर्स और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं फिर आप बोलें यार आ जाओ विंटर 17 का सवाल मैं खुद से अटैम्प्ट करता हूँ। विंटर 17 का सवाल खुद से अटैम्प्ट करें और उसके बाद मेरे जो है स्मार्ट वीडियो है या जो स्मार्ट क्लास है उसको देखें बच्चों। स्मार्ट क्लासेस मेरा भाई, स्मार्ट क्लासेस तहा साहब दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रखी हैं, आप दोनों में से देख लें आपको जो कन्वीनियंट लगे। बस वासी साहब दिसंबर 24 से पहले ही अपलोड होंगे। ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन उसका स्मार्ट क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा। और मसला क्या होगा वासी साहब पता है, जब उसका स्मार्ट लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा ना तो फिर बच्चा वापस उसी चीज़ पे आ जाएगा, सर स्मार्ट वाला देखूं या ये फिर ये वाला देखूं। यार ये ओवर द टाइम होगा उमर, ये ओवर द टाइम होगा। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक IFRS के ऊपर रिस्क एंड प्रोसीजर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। क्या तक बात समझ आती है यार? बहुत टाइम सेव हो रहा है बच्चों, बहुत टाइम सेव हो रहा है। दोनों क्या बच्चों, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? टेस्ट बिल्कुल होंगे, हमारे टेस्ट बिल्कुल होंगे। टेस्ट इस तरीके से होंगे जो मैंने आपसे कहा ना कि एडिशनल प्रैक्टिस, तो वो एडिशनल प्रैक्टिस का क्वेश्चन पहले आपके पास आएगा और ये अगले हफ्ते से आना स्टार्ट हो जाएगा। ओवर द 2 to 3 months अपलोड होते रहेंगे बच्चों, ओवर द 2 to 3 months प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड होते रहेंगे, IFRS के ऊपर चीजें भी अपलोड होती रहेंगी जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, मजीद अपलोड होगी स्मार्ट क्लासेस के फॉर्म में। मोहसिन साहब बिल्कुल ले लें, टेस्ट और चैप्टर को हम स्टैंडर्ड वाइज कर देंगे बच्चों। डन। बुक्स सारी की ये मैंने बुक्स पोर्टल से तो खोल के दी है बच्चों आपको, ये देखो यार, ये पोर्टल है प्यारे बच्चों, इसके अंदर CFF 6 की बुक है, कोड ऑफ एथिक्स है, जितने भी आइजाज हैं उन सब के ऊपर स्मार्ट क्लासेस हैं। आइजा 570 आपने देखना है, लेट्स से आइजा 570 देख लें। आइजा 570 के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी है। आइजा 570 को अगर आप देखते हैं, ये आपके पास आइजा 570 का स्मार्ट हैंड आउट है। ये डायग्राम मैं बोर्ड पे भी बनाता था, ये मैंने स्मार्ट हैंड आउट पे भी बना दिया बच्चों। यही सेम डायग्राम बोर्ड पे बनती थी, यही सेम डायग्राम स्मार्ट उसमें भी है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे बात करता हूँ, ये हमारे पास जितने भी आंसर्स हैं बच्चों, उन सब के ऊपर हमारे पास इनके आंसर्स भी स्मार्ट हैंड आउट में अवेलेबल है। तो आप कोई भी आंसर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑडिट टेस्ट का था, क्वेश्चन नंबर 2 भी 705 का था, क्वेश्चन नंबर 5 कैम का था, क्वेश्चन 3 ऑडिट पूछे का था, क्वेश्चन 6 कोड ऑफ एथिक्स का था, IC 3000 का था। तो कोई भी सवाल देखेंगे तो सवाल में आपको स्मार्ट हैंडआउट में आपको सवाल भी दिख जाएगा। सवाल के बाद जो रेलिवेंट ISA था वो जो मैंने लिंकिंग कराई थी वो आपके सामने आ जाएगा। और फिर इसके बेसिस पे सुनर कॉर्नर वाली कुछ चीजें होंगी वो आ जाएंगी आपके पास, और फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, फिर इसका आंसर आ जाएगा। के बात समझ आ रही थी? ये चीज आपके लिए फायदे की है यार बच्चों। एक आखिरी बात मेरी सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है बच्चों, आपने लेक्चर देखना है, लेक्चर के बाद वार्म अप क्वेश्चन के बाद फौरन से आपने किस चीज को रेफर करना है, आइजा रीड करना है। हाथ के हाथ एज ए रीड कर लोगे बच्चों, साथ के साथ एज ए रीड करो, अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करो। जहां लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं पास पेपर्स पे आओ। या मुझे बताया ना 50 घंटे के लेक्चर देखने में कितना टाइम लगेगा यार, 10 दिन में निपटा लो यार, 10-15 दिन में निपटाओ भाई, खत्म करो। उसके बाद है पास पेपर्स, लेक्चर्स खत्म हो जाए, पास पेपर्स अटेम्प्ट करो, पास पेपर्स के बाद एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके बाद तुम्हें लगता है कि सफिशिएंट नहीं है तो तुम्हारे पास टाइम होगा यार, ठीक ठाक, तुम समझ रहे हो, तुम्हारे पास टाइम होगा। 150 घंटे लेक्चर देख लो, उसके बाद बोला यार समझ में भी कुछ नहीं आया, सफिशिएंट भी नहीं है, फिर कहाँ खड़े हो बताओ? पेपर से 10-15 दिन पहले कहाँ खड़े हो? टारगेट तो आपका ये होना चाहिए कि यार मैं 1 महीने के अंदर बैठ के ये फौरन से 50 घंटे के लेक्चर, 60 घंटे के लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। और फिर सर ओवर द टाइम जो मजीद 30-40 घंटे के लेक्चर्स कराएंगे तो मेरे पास टाइम तो उसको देखने का। नहीं आइजा लाजमी रीड करना है भाई, आइजा लाजमी रीड करना है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? कॉन्सेप्ट के लेक्चर 50 आवर्स हैं, फिर हमारे पास जो पास पेपर्स हैं उसके लेक्चर्स कुछ 10 से 15 घंटे के हैं। और फिर इसके बाद जो इस बैच में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और वो जो IFRS वाली चीज के ऊपर स्मार्ट क्लासेस हमने रिकॉर्ड करानी है उसको हम करेंगे तो 10-15 घंटे और हो जाएंगे। मैं ग्रुप पे एक्टिवेट हूँ फसी साहब, मैं ग्रुप में एक्टिवेट हूँ। मैंने भी कैफ के लिए एक काम किया था, यही काम मैंने इसके लिए करना है कि डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज के सारे पास पेपर्स को मैंने कंपाइल कर लिया है और कंपाइल करके उसको अब ओवर द टाइम हमने करना है। यार वॉल्यूम, आइजा रेटिंग मस्ट है मेरे बच्चों, आइजा रेटिंग मस्ट है। आइजा के बगैर ना करिएगा प्लीज, आइजा लास्ट में रीड करना है। ISK 1-2 का तो सवाल 10 से 15 मार्क्स का लास्ट अटेम्प्ट में आया, बच्चों ने ISK 1 सही से रीड नहीं किया हुआ था। जब भी मैंने आपको अमेंडमेंट वाला सवाल दिखाया आइजा 560 से था, स्टेट 15 नंबर का सवाल था, वो चीज उन्होंने बच्चों ने क्या कहता है स्टूडेंट्स को सही से रेफर नहीं किया हुआ था तो नहीं कर पाए थे। तो स्टैंडर्ड तो आपने लाजमी रीड करना है। नहीं वासे देखें, जो जिस पेपर में लेके जा सकते हैं उससे रीड करना है, समझ आ रही है? जो चीज आप पेपर में लेके जा रहे हैं उससे रीड करना है, तो आइजा से रीड करें। सैमसंग बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। उमर साहब, उमर साहब
आप शुरू जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें ना, लेट्स आपने ऑडिट का लेक्चर देख लिया, तो नीचे पास पेपर में तो पास पेपर तो सारे आ रहे हैं ना, तो उसमें ऑडिट की हेडिंग भी आ रही है, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 ऑडिट का है, आप चाहें तो आप 2 सवाल पास पेपर को उठा लें ऑडिट के, यार मना थोड़ी है। अगर आपने गोइंग कंसर्न का सवाल कर लिया है तो फिर आप एक काम ये करें, आप पास पेपर्स देखें, पास पेपर्स के अंदर गोइंग कंसर्न लिखा हुआ आ रहा होगा, आप गोइंग कंसर्न का सवाल उठा लें। जो मैंने किताब आपके सामने रेफर करी है, इस किताब के अंदर सारी चीजें तो लिखी हुई आ रही हैं। आप समझे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आपने ऑडिट का लेक्चर दे लिया ना बच्चों, तो ये ऑडिट टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना आपके पास, आप इसका सवाल अटेम्प्ट कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आपने की ऑडिट मैटर का लेक्चर देख लिया, तो आप विंटर 17 में देखें की ऑडिट मैटर आ रहा है, आप हाथ का आपने अटेम्प्ट करना, आप हाथ का अटेम्प्ट कर ले यार, मसला थोड़ी है। तो ऑडिट टेस्ट आप देखे तो हर अटेम्प्ट में आ रहा है, ऑडिट टेस्ट प्लस ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट टेस्ट प्लस ऑडिट प्रोसीजर्स, तो आप कर ले इस चीज को अटेम्प्ट, साथ साथ करने साथ साथ करने, मसला नहीं है इस चीज के ऊपर। लारे मैं आपको ये समझा रहा हूँ बच्चों, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखिए मैं आपसे जो मेरा प्लान था, अब आप उसको अगर समझ जाएंगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था बच्चों, आपने स्मार्ट क्लास देखी, आपने वार्म अप क्वेश्चन करे, आपने आयजा को रीड किया, और फिर जब आप सी फैप के सवाल में आएंगे, सी फैप के पास पेपर्स में आएंगे, इस जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो अटेम्प्ट का मकसद क्या है बच्चों? अटेम्प्ट का मकसद क्या है? अटेम्प्ट का मकसद है टाइम मैनेजमेंट, अटेम्प्ट का मकसद है कंटेंट, और अटेम्प्ट का मकसद एक और क्या हो गया कि मैंने आयजा को रेफर करना था कि नहीं करना था। आप समझ आ रही है? अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि मैंने 2 सवाल अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट का मतलब ये कि क्या मैंने टाइम में अटेम्प्ट किया, जो मैंने कंटेंट लिखा, जितने भी आयजाज और आईएफआरएस लिखे, क्या वो सही लिखे, स्ट्रक्चर में लिखे, और अगर मुझे आयजा को रेफर करना था तो क्या मुझे किताब खोलनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ये प्रैक्टिस है। आप समझ रहे हैं? अगर आप साथ साथ ये काम करते रहेंगे तो आपको बहुत सी गलतियां यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगी। तो इसके बाद अगला मरहला क्या होगा? अगला मरहला होगा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब आप एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बहुत सी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई होंगी, आपने बहुत सी गलतियां करी होंगी। इन सारी चीजों का यहाँ पे वापस से जब आप अटेम्प्ट करेंगे, तो अटेम्प्ट करते हुए आप वापस से आप टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, वापस से कंटेंट देखेंगे, वापस से देखेंगे आइजा रेफर करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, और फिर आपकी मिस्टेक्स में इंप्रूवमेंट आएंगी। और जब आप इंशाल्लाह पेपर देने जाएंगे दिसंबर 24 में, जून 25 में, तो ये गलतियां आप रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज ये गलतियां आप ऑलरेडी कर चुके हैं 2 बार। आपके बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे? तभी यहाँ पे मैंने थोड़े से वार्म अप क्वेश्चन रखे हैं, जिसकी टोटल लेंथ मेरे ख्याल से सारे आइजाज के मिला के 4 आवर्स भी नहीं है, 4 आवर्स भी नहीं है। आपने नहीं देखना, नहीं देखें बच्चों, मेरा मसला नहीं है। डन हो गया मेरे बच्चों? और कोई सवाल? और बच्चों एक चीज बिल्कुल अगेन मैं क्लियर कर दूं बच्चों, वापस से एक चीज कह दूं, ये बिल्कुल ना समझिएगा, ये बिल्कुल ना समझिएगा कि जी अगर मुझे आईएफआरएस बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं पेपर पास कर लूंगा, ये अप्रोच लेके नहीं चलना सही है। ये चीज मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों में फर्क होता है। इन सारी चीजों को कवर हमने करके जाना। क्लियर हम सारे यहाँ पे? कोई भी आपकी टेंशन है बच्चों, मुझसे पूछ ले, कोई भी चीज आप मुझसे पूछ ले। अब्दुल मुईद साहब, जो भी सिलेबस में चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। जब ऑडिट रिस्क का स्टैंडर्ड चेंज हुआ, जब ISQM 1 आया, ISQM 2 आए, मैं पहला टीचर था जिसने इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराए थे और पब्लिक कर दिया था। तो इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि कोई चीज अगर चेंज होगी तो क्या कहते हैं वो पोर्टल पे अपडेट नहीं होगी। इतना तो यार मुझ पर ट्रस्ट करें, मतलब फिर मेरी शक्ल पे लाना था और मेरे करियर पे लाना था कि मैंने 15.5 साल ऑडिट फर्म में लगा दिया और एक नया स्टैंडर्ड आया और मैं वो ना पढ़ाऊँ। ऐसा हो नहीं सकता। डन है भाई? सिकंदर साहब, अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो आईएफआरएस की चीजें आपकी ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ये ट्रस्ट रखें मुझ पर। डन हो गया भाई? और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि जो किताब मैंने आज से 3 साल पहले बनाई थी, उसके अंदर आप पहले ही सवाल जिसका देख लें, तो उसके अंदर नीचे आईएफआरएस की कमेंट्रीज आ रही है, तो वहीं से लेके चीजों को मैं चल रहा हूँ। मोहम्मद इस्माइल साहब बिल्कुल कर लें। उमर साहब, अगर आपको एक्सपोजर नहीं आता तो मैंने अपने लेक्चर में सारी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करी ही तभी है ताकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। जो लास्ट टाइम का मैंने आपको हेजिंग का सवाल दिखाया, तो वो जो बैकग्राउंड था, वो एग्जांपल्स मैंने अपने गोइंग कंसर्न्स वगैरह के लेक्चर में डिस्कस करी हुई है, अपने ऑडिट रिस्क के लेक्चर में डिस्कस करी हुई है। आप पहली चीज उठा के देख लें ऑडिट रिस्क के लेक्चर में, जब हम इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसमें बाकायदा तौर पर ऑयल रिफाइनरीज की एग्जाम्पल्स दी हुई है। बिल्कुल इनफ है मेरे भाई, बिल्कुल इनफ है। डन हो गया बच्चों? बच्चों 10 मिनट बाद मेरा CFEP 2 का सेशन है। आप में से कोई CFEP 2 में इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल अटेंड कर सकता है। 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर लीजिएगा। मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है, लेक्चर जितना जल्दी हो जाए देख लें, बिकॉज ओवर द टाइम लेक्चर में जो चीजें मजीद अपलोड होंगी आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस्माइल साहब, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करना होता। जब किताब आप लेके जा रहे हो तो क्रैम करना क्यों है भाई मेरा बच्चा? डन हो गया? जब किताब लेके जा रहे हो तो फिर क्रैम करना क्यों? उसको समझ, जो लिखा हुआ है उसको समझना, और समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। जब आप वार्म अप क्वेश्चन करेंगे, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्रैम करना है कि नहीं करना। आप एक कदम बढ़ाए, तो आप एक कदम बढ़ाते नहीं है, और देख चीजों को देखने से पहले आप इतने 1000 सवाल अपने जहन में कर लेंगे बच्चों, तो कैसे कामयाब होंगे?
मेरे बच्चों थोड़ा सोचे ना, आप एक कदम तो बढ़ाए ना। स्मार्ट क्लास अच्छी है कि फिजिकल क्लास अच्छी है, आप देखना तो स्टार्ट करें यार। आप 5 घंटे 10 घंटे आप देखें, उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। आप एक चीज, आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे बच्चों, तो फिर सवालात में ही घूमते रहेंगे, और सवालात में जब घूमते रहेंगे तो कोई भी आपको डॉज कर देगा, कोई भी आपको गुमराह कर देगा। बच्चों क्लियर है? कोई भी सवाल हो ग्रुप में पूछ सकते हैं बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और कोई भी कोई रीज हो। थैंक यू सो मच यार, बड़े उस पे शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने सेशन लिया, स्टॉक आउट के वक्त सेशन लिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बच्चों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना अच्छे से, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो रही है पाकिस्तान।